Lakshita Patel, and as you all know that we are going through our first chapter in biology, that is fundamental units of life, and we are reading about cell in this chapter. In this particular lecture, we will discuss more about the shape and size of the cells. Students, as you all know that there are all sorts of organisms present on earth, from huge multicellular organism to very tiny single-celled microscopic organisms. Now when we come to the shape of the cells and the size of the cells, जब भी हम साइज की बात करें तो साइज जो होती है सेल की, it is never dependent upon the size of the organism. As we have discussed earlier also, whether the organism is small or big, भले ही हम एक छोटा सा अनियन लें या फिर एक बड़ा अनियन लें, दोनों ही अनियंस में सेल्स की साइज सिमिलर ही होती है. अब आप एक छोटा ह्यूमन बीइंग लीजिए, एक बेबी का सेल लीजिए या फिर एक ह्यूज बड़े एडल्ट ह्यूमन बीइंग का सेल लीजिए, दोनों ह्यूमन बीइंग्स वेदर इट इज स्मॉलर इन साइज और बिगर इन साइज, उनके अंदर जो सेल्यूलर यूनिट्स हैं, जो सेल्स हैं, उनका साइज सिमिलर होता है. तो ऐसा नहीं होता कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म का साइज छोटा है तो उसके सेल्स के साइज भी छोटे होंगे, और अगर कोई ऑर्गेनिज्म के साइज बड़ा है तो उसके सेल्स का साइज भी बड़ा होगा. नो, द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स. छोटे ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स कम होते हैं और बड़े ऑर्गेनिजम्स में नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होते हैं. Then after talking about the size of the cell, we now come upon the shape of the cell. अब ये cells जो होते हैं, for example, just take human beings or you can also take the example of plants. अब हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं, उनकी पूरी बॉडी सेल से बनी है. यहाँ तक कि उनकी बॉडी में जितने भी एक्चुअल एक्टिविटीज़ और फंक्शंस हो रहे हैं वो भी सेल के अंदर ही हो रहे हैं. एंड सेल इज द बेसिक smallest functional and structural unit of life, and all the chemical activities are also going in the cells. But ये जो सारे cells किसी भी particular organism में होते हैं, वो सारे cells एक ही जैसे shape के नहीं होते, आपको भी पता है. All the cells in a living organism are not similar. Usually when we are talking about complex organisms. For example, हम human beings का example ले लेते हैं. We have all different types of body parts, and different types of body parts are made up of different types of cells. For example, our heart is made up of different type of muscle cells. Our skeletal muscles are of different shape. Our neurons or nerve cells are also of different shape. Our blood, the cells of the blood are also of different shapes. So bones and cartilages and all the different types of tissues, fat tissues, whatever the types of tissues in our body are, they are made up of different types of cells, and all these different types of cells have different shape. Just to give an example, I have drawn a few figures on the board depicting the different shapes of different types of cells which are present in human body itself. मान लिया कि हमारे पास ह्यूमन बॉडी है और हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी सेल्स से बनी हुई है, लेकिन हमारी बॉडी में भी सारे सेल्स एक ही जैसे दिखने वाले नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर आई हैव ड्रॉन अ स्मूथ मसल सेल. यू कैन सी द शेप ऑफ द स्मूथ मसल इज स्पिंडल शेप. स्पिंडल शेप मीन्स इट इज टैपर्ड और नैरो फ्रॉम द एंड्स एंड इट इज वाइडर फ्रॉम द मिडल. तो ऐसा शेप इनको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है. ब्लड सेल का आप शेप देखिए, ब्लड सेल्स जो होते हैं वो डिस्क शेप्ड होते हैं, ठीक है. और जो नर्व सेल्स होते हैं दे आर वेरी ब्रांच्ड एंड लॉन्ग, सो दैट जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो सब जगह फैल सकें, ब्रांचेस बना सकें और हर बॉडी के पार्ट तक सिग्नल्स ला सकें और पहुंचा सकें, ले जा सकें. देन वी कम ऑन द फैट सेल. अब फैट सेल का काम होता है स्टोरेज करना, इसीलिए उसका सेल का साइज भी बड़ा है और उसमें एक बड़ा सा वैक्यूल भी आपको दिख रहा है जिसके अंदर स्टोरेज होता है. दिस इज द डायग्राम ऑफ अ बोन सेल. यू नो दैट बोन इज ऑल्सो अ टिश्यू, एंड बोन इज अ हार्ड टिश्यू which is also made up of cells. So this is the shape of a bone cell. This diagram is of ovum, that is egg. Egg is also called as ovum. And we know that egg cell is larger in size as compared to the sperm cell. This is the female gamete or of human beings, and this is the male gamete of human beings. And you can see
both the gametes are related with the sexual reproduction process, but their sizes and their shapes vary differently. The reason is the sperm is very tiny and it has a long tail because it has a particular function of motility, right? अब sperm को movement करनी होती है in order to reach the ovum and to perform the process of fertilization, as you all have learned in your earlier classes. Okay, अब अगर sperm के पास movement के लिए कोई shape ही नहीं होता, अगर उसका shape ही इस तरह का नहीं होता कि उसकी movement या locomotion support हो सके, तो फिर वो कोई काम का ही नहीं था. तो इन शॉर्ट हम ये सब देख के ये समझ रहे हैं कि जितने भी सेल्स होते हैं उनके जो भी डिफरेंट शेप्स होते हैं वो शेप डिपेंड करता है उन सेल्स के फंक्शंस पे, ना कि किसी और फैक्टर पे. द शेप ऑफ द सेल्स डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन द सेल्स आर परफॉर्मिंग, एंड सो डिफरेंट सेल्स विच आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस हैव डिफरेंट शेप्स, राइट? We are going to study about the structure of cell. When we talk about a cell, maybe the cell is of a unicellular organism or a multicellular organism, or we are talking about some simple cell or some complex cell, that is a prokaryotic cell or a eukaryotic cell. All the cells which are present on this earth have three basic things in common. These are the essential components of a cell, or you can say that these are the characteristic parts of a cell which all the cells in this world carry. Okay, so the three parts which a cell contain are: number one is the plasma membrane, or you can also call it cell membrane. Number two is the cytoplasm, that is the fluid. It is a dense fluid which is filled inside the plasma membrane of the cell. And number three is the nucleus of the cell. There may be some variations in these things in all the different types of cells. Maybe the type of plasma membrane, the content of the plasma membrane is different. Maybe the nucleus is simple or complex. Depending upon that, we further classify the cells into different types. But these three basic components are present in all the cells present on earth. That is the cell membrane or plasma membrane, a dense fluid called cytoplasm which is filled inside this plasma membrane, and a dark prominent structure, or you can call it a dark spot inside this cytoplasm which is called as nucleus. As to mark all these things, this is the cell membrane or plasma membrane, this is the nucleus which we have drawn, and here is the cytoplasm, that is a plasma or a fluid which is filled inside the cell is called as cytoplasm. Now these three components are basic requirement of a cell, because all the interactions with the environment, जो भी सेल को बाहर के environment के साथ interaction करना होता है, जो भी reaction सेल के अंदर होती हैं, जो भी new products सेल बनाते हैं, या फिर जो भी information सेल के अंदर होती है, वो सब कुछ ये तीन पार्ट से related है. There are certainly many other different smaller parts also present in the cell, but they are not present in all the cells. But these three things, you are going to find these three basic things in all the types of cells which are present on earth. Fine. Apart from this, there are certain very small tiny organelles which perform different functions inside the cell. Let us talk about a single concept. To sustain life, a living form, whether it is a single cellular organism or a multicellular huge organism, they all have to perform simple life processes. For example, they have to ingest their food, they have to digest the food, they have to assimilate or absorb the food, they have to ingest the digested food, and so on. They have to absorb the food as well after digestion. So all these functions cannot be performed by a single entity. There must be division of labor. In multicellular organism, this division of labor का मतलब क्या होता है?
लेबर मीन्स वर्क, और एक ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे काम करने के होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस करने हैं। उसको एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, उसको न्यूट्रिशन ऑब्टेन करना है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट बाहर रिमूव करना है, उसको कोऑर्डिनेशन करना है, उसको नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करनी है, दैट इज रिप्रोड्यूस करना है। तो ये सारे के सारे काम कोई एक अकेला पर्सन या फिर कोई एक अकेली एंटाइटी या पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं कर सकता। These different works have to be divided, and multicellular organisms में ये सारे different works divide हो जाते हैं into different organs. For example, excretion का काम हमारी किडनी करती है, और ट्रांसपोर्टेशन का काम हमारा ब्लड करता है, ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट करता है, डाइजेशन का काम हमारा स्टमक करता है, और so on. एब्जॉर्प्शन का काम इंटेस्टाइन्स करते हैं, ब्रीदिंग और गैशियस एक्सचेंज का काम लंग्स करते हैं, एंड सेम वे जो ब्रेन होता है वो सारे सिग्नल्स लाने ले जाने का काम करता है। इनफैक्ट वो कोऑर्डिनेशन का काम करता है सारे ऑर्गन्स के बीच में। अब ये सारे फंक्शंस कोई एक अकेला ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड और एलाबोरेट फंक्शंस हैं। आपको भी अगर कोई बहुत सारे 10-100 काम एक साथ दे देंगे, यू वोंट बी एबल टू परफॉर्म देम। सो व्हाट द सेल्स या ऑर्गेनिजम्स डू, द ऑर्गेनिजम्स डिवाइड दिस वर्क, और इस वर्क को डिवीजन कर देते हैं। इसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। एक पर्टिकुलर ऑर्गन एक काम करेगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्गन दूसरा काम करेगा, एंड सो डिफरेंट टिश्यूज आर देयर फॉर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस इन एन ऑर्गेनिज्म। दिस इज कॉल्ड एज डिवीजन ऑफ लेबर। नाउ व्हेन वी कम ऑन अ सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, एक सिंगल सेल एंटाइटी विच इज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग, जो अकेला सेल एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो डिवीजन किस में करेगा? उसके पास तो एक अकेला सेल है, तो क्या एक अकेला सेल ये सारे फंक्शंस एक साथ परफॉर्म कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, लेकिन सेल के अंदर भी ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट इनसाइड द सेल which perform different functions altogether. A cell has different cell organelles, and these different cell organelles perform different functions, and this is called as division of labor, that the work or the labor is divided among different organelles inside a single cell and in different organs in a whole multicellular organism. ये different organelles कौन से होते हैं? Just to name them, there is mitochondria, there is plasma membrane, there is nucleus, there is endoplasmic reticulum, there is Golgi apparatus, there is lysosomes, there is mesosomes, and there are vacuoles, there are plastids in plants, and all these different organelles perform different function for the cells. Okay, now we will one by one elaborate the functions of these different organelles. Just stay tuned, and after this we discuss in detail about the first component of the cell, that is the plasma membrane, in detail. Okay, first part of the cell, that is the plasma membrane. What is a plasma membrane? Plasma membrane is nothing but it is the outer covering of the cell. It is the membrane or the layer which covers the cell from the outside. It is the membrane which separates the internal environment of the cell from the external environment of the surroundings. So, suppose if we have a cell, and this is the plasma membrane, which I am referring here as PM, that is plasma membrane. There is the cytoplasm present inside the plasma membrane, which is a very dense fluid, and a nucleus. And we all know that these are the three basic features of a cell, that is the presence of plasma membrane, the presence of cytoplasm, and the presence of a nucleus. These are the three basic features of a cell. When we are talking about the plasma membrane, we are talking about the thin membrane or layer which is surrounding the cell. This is the layer which separates the cell contents from the external surroundings of the cell. This is the layer
which also controls the entry and exit of certain molecules in and out of the cell. This membrane decides that which cells are going to enter the cell and which cells or molecules are going to exit the cells. Therefore, the plasma membrane is also called as selectively permeable membrane. Selectively permeable membrane क्यों? Because वो कुछ molecules को selectively in and out entry और exit allow करती है, लेकिन it does not allow some molecules to enter or exit the cell. कुछ molecules enter और exit कर सकते हैं, कुछ molecules enter और exit नहीं कर सकते सेल के अंदर या बाहर. इसीलिए इस membrane को हम selectively permeable membrane भी कहते हैं. So plasma membrane is also called as selectively permeable membrane. Which allows some molecules to transport across the membrane while some molecules are not allowed to transfer across the membrane. Now we arise to a question that how does some molecules or whatever are the molecules they enter or exit the cell. Molecules cell के अंदर enter कैसे होते हैं और exit कैसे करते हैं. To know this, we'll take the example of some gases, for example oxygen and carbon dioxide. अब हम सबको पता है when a cell breathes, ऑक्सीजन जो होता है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से सेल के अंदर एंटर होता है और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर एग्जिट हो जाता है. This happens because of diffusion. As you all have studied about diffusion process in your earlier classes. Diffusion is nothing but it is the movement of molecules from higher concentration to lower concentrations spontaneously. Whenever there is a spontaneous movement of molecules from higher concentration to lower concentration, we call this movement as diffusion. Now what is happening in case of the cell? मान लीजिए कि हमारे पास इस सेल में कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गई है. Carbon dioxide gas is present everywhere. It is present around the cell also in the atmosphere, in the air, CO2 is present. But when the cell performs respiration process, जब भी सेल respiration का process करता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है सेल के अंदर के एनवायरनमेंट में, इंटरनल एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन का लेवल इंक्रीज हो जाता है as compared to that present in air. मान लिया कि अब एयर में CO2 है लेकिन उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है. ऑन द अदर हैंड सेल के अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. अब ये जो CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने आप हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ट्रांसफर हो जाएंगे. अब ये मूवमेंट स्पॉन्टेनियसली हो रहा है, अपने आप हो रहा है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, तो इसको हम बोलेंगे डिफ्यूजन. सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ ऑक्सीजन. जब सेल के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सेल क्या करता है, वो ऑक्सीजन का इनटेक कैसे करता है. तो हमें पता है कि एयर में विच इज सराउंडिंग अस एंड द सेल ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होती है. तो जब भी सेल के बाहर ऑक्सीजन गैस का कॉन्सेंट्रेशन लेवल हायर होता है और सेल के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है तो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली molecules of oxygen move inside the cell from higher concentration to lower concentration through this permeable membrane, and this is called as diffusion. So diffusion is the main process through which entry and exit of molecule is happening inside the cell through the cell. So diffusion plays a very important role in the gaseous exchange process which is happening in the cells, between the cells or between the cell and the environment. Okay. Now this was about oxygen and carbon dioxide gases. The same thing happens with the molecules of water. सेल के अंदर पानी की बहुत ज़रूरत होती है. As we all know, all the organisms present on earth require water for survival. सेल को भी वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो सेल के अंदर वाटर कैसे एंटर करेगा, तो सेल के अंदर भी वाटर की एंट्री डिपेंड करती है कॉन्सेंट्रेशन पे. द मूवमेंट ऑफ वाटर always happens from higher concentration to lower concentration, but the difference is जब हम वाटर की मूवमेंट की बात करते हैं अक्रॉस एनी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वी कॉल द प्रोसेस एज ऑस्मोसिस.
Now there is a very minute difference between diffusion and osmosis. Diffusion क्या होता है? Diffusion is the transfer of molecules from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane. Sometimes semi-permeable membrane नहीं भी होती. While on the other hand, osmosis क्या होता है? Osmosis में specifically सिर्फ water के molecules का ही transport होता है. When we define osmosis, we can say that osmosis is the passage of water molecules from higher concentration to lower concentration across a semi-permeable membrane. Clear? Now we can say that osmosis is a special type of diffusion in which only the transport of water molecules is considered.